Hello, welcome to Sumo Biology online classes. चलिए today we are going to start chapter 9 biomolecules for the class 11 chapter 9 biomolecules. आज हम लोग ये नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को टॉपिक्स क्या कवर करने होंगे, एक नज़र देख लेते हैं। टॉपिक्स हम लोग को कवर करने होंगे हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन की एनालिसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में जानकारी। उसके बाद बायोमैक्रोमोलिक्यूल क्या है, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल क्या है, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, इनको पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग टुगेदर द मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, डायनेमिक स्टेट पढ़ेंगे बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, डायनेमिक स्टेट्स ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। आखिरी में आके मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग स्टेट और एंजाइम्स, ये सब हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है जी, तो थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन हम लोग बहुत जैसा अच्छा पेस मेंटेन किए हैं, हम लोग 2 दिन में इसको निपटाएंगे। ओके, चलिए बायोमोलिक्यूल्स को चालू करते हैं। दूसरा, इसकी वेटेज क्या है। इसकी वेटेज आपकी 2 से 3 क्वेश्चन की रहती है ऑन एन एवरेज। तो 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू से चालू करते हैं। There is a wide diversity, there is a wide diversity in living organism in our biosphere। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। Now question that arises in our mind that all living organism are made up of same type of elements or compounds, same chemicals। तो आपके मन में ये कि ये डिफरेंट जो बायोडाइवर्सिटी लाइफ के डिफरेंट फॉर्म देखने को मिल रहे हैं, क्या इनमें केमिकल कंपाउंड्स, केमिकली ये लोग केमिकल कंपोजिशन सेम है, एलिमेंट सेम है, कंपाउंड सेम है। यू हैव लर्न इन द केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म। केमिस्ट्री में आपने सीखा होगा कि कैसे आप एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी नॉन लिविंग या लिविंग की कैसे कर सकते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। इफ़ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, माइक्रोबियल पेस्ट, वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर। अब इसी तरह की केमिकल एनालिसिस अगर आप करते हैं किसी अगर आप प्लांट ओरिजिन की, प्लांट के पार्ट की करते हैं, या एनिमल टिश्यू की, एनिमल की करते हैं, या किसी आप माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह की करते हैं, तो आपको एक लिस्ट, आपको एलिमेंट्स पता लग जाएंगे कि लिस्ट बना सकते हैं आप, जिनकी एक एलिमेंट पता लग जाएंगे कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड सेवरल अदर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, समथिंग लाइक दैट। आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, आप एक सूचीबद्ध कर सकते हो, आपको एलिमेंट्स पता लग जाएंगे। एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ अ लिविंग टिश्यू, और उनका परसेंटेज कितना है, कंटेंट कितना है इन अ लिविंग टिश्यू, ये भी आपको पता लग जाएगा। तो नॉट ओनली द आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लिविंग और नॉन लिविंग, बट आल्सो द परसेंटेज, रिस्पेक्टिव कंटेंट कितना है ये भी पता लग जाएगा। If the same analysis is performed on a piece of earth crust as an example of non-living matter, अगर इसी तरह की आप एनालिसिस करेंगे अर्थ क्रस्ट की, भूमि की सतह की, धरती की, भूमि की ऊपर की लेयर की, अर्थ क्रस्ट की, तो आपको इसी तरह से लिस्ट मिलेगी। ये जो आपने अर्थ क्रस्ट की एनालिसिस करी, केमिकल एनालिसिस करी, ये एक तरह से आपने नॉन लिविंग मैटर की एनालिसिस कर ली। अगर देखा जाए तो अगर आपने अर्थ के क्रस्ट की केमिकल एनालिसिस करी, कितने तरह के एलिमेंट्स, कंपाउंड्स मिल रहे हैं अर्थ में, तो आपको बेसिकली केमिकल एनालिसिस कर ली आपने एक नॉन लिविंग मैटर की। वी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट, तो आपको इसी तरह से मिलती जुलती जो आपने पहले एनालिसिस करी थी, उसी से मिलती जुलती आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट। तो बेसिकली डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि एलिमेंट्स जो दोनों में मिल रहे हैं, नॉन लिविंग और लिविंग में, वो तो सेम है, बट कंटेंट अलग अलग हो सकता है, कम या ज़्यादा, लेकिन एलिमेंट सेम है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट। इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंस। अगर हम वास्तविकता की बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस केवल इतना है कि कुछ एलिमेंट्स आपके लिविंग में जाता है तो कुछ एलिमेंट्स आपके नॉन लिविंग में जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब का कंटेंट जो है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब का कंटेंट
लिविंग में ज़्यादा है, नॉन लिविंग में कम है, जबकि दूसरे जो कैल्शियम मैग्नीशियम होंगे उनका कंटेंट नॉन लिविंग में ज़्यादा होगा, लिविंग में कम होगा। ये फ़र्क है मेनली बस। चलिए आगे चलें। ये तो हो गया आपका पहला सेक्शन कि केमिकल एनालिसिस की बात करी, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन की एनालिसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। अब हम लोग बात करें कि केमिकल कंपोजिशन कि एनालिसिस हम कैसे करेंगे। केमिकल कंपोजिशन पता लग रहा है, केमिकल कंपोजिशन हम एनालाइज कैसे कर रहे हैं। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, we can continue asking in the same way what kind of organic compounds are found in living organism। हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या मिल रहे हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एलिमेंट्स तो पता लगे, अगर हम ये जानना चाहें किसी लिविंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से मिल रहे हैं, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स which made up of carbon hydrogen which contain carbon and hydrogen, carbon along with hydrogen। तो वो केमिकल कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, जैसे CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। तो कई बच्चे ये जवाब दे देते हैं कि ऑल द केमिकल कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन इन इट कैन बी कंसिडर एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। नो, द केमिकल कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अलॉन्ग विद कार्बन, those chemical compounds are considered as a organic compound। So organic compound and rest are the inorganic compound। How does we go about finding the answer। तो अगर हम ये जानना चाहें किसी लिविंग में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हमको क्या करना है, वी हैव टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। हम लोग को केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करनी पड़ेगी। इसमें हम क्या करेंगे, वी कैन टेक एनी टिश्यू, हम लिविंग टिश्यू लेंगे, आइदर प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन। हमने टिश्यू ले लिया, लिविंग टिश्यू जिसका आपने पता लगाना है। तो आपने वेजिटेबल ले ली, फ्रूट ले लिया, फ्लावर ले लिया, लीफ ले ली और अ पीस ऑफ लीवर, या आपने एनिमल से उसका लीवर का पीस ले लिया एंड ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अब इसको आपने ग्राइंड कर लिया है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, CCl3COOH ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड कर लिया यूजिंग अ मोटार एंड पेस्टर। वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, आपको एक गाढ़ा घोल मिल जाएगा। नाउ वी वर टू स्ट्रेन दिस, अब आपने इसको छान लिया। तो ये जो गाढ़ा घोल आपको मिला, अब आपने इसको छाना है। तो गाढ़ा घोल कब मिला है, जब आपने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में यह गाढ़ा घोल, अब आपने इसको पोर किया चीज़ क्लॉथ पे या कॉटन क्लॉथ पे। तो नीचे की तरफ जो छन के आ गया वो तो है फिल्ट्रेट, जो छन के नीचे आ गया वो है फिल्ट्रेट और एसिड सलूबल पूल, क्योंकि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में सलूबल हो गया था। और जो यहाँ पे रह जाएगा ऊपर वो है रिटेंटेट और एसिड इनसलूबल फ्रैक्शन। तो दो फ्रैक्शन आपको मिल जाएंगे जब आप इस थिक स्लरी को, द थिक स्लरी यू हैव ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ मेकिंग द, तो ये कि आपने जब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड कर लिया था अपने लिविंग टिश्यू को, तो आपको थिक स्लरी मिली थी, फिर आपने उसको छाना है, स्ट्रेन किया, तो आपको ये दो फ्रैक्शन मिल जाएंगे, एसिड सलूबल पूल और एसिड इनसलूबल फ्रैक्शन। वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सलूबल पूल एंड द सेकंड इज द रिटेंटेट और एसिड इनसलूबल फ्रैक्शन। साइंटिस्ट हैड फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सलूबल पूल। तो बाद में जब ये एसिड सलूबल पूल की एनालिसिस करी गई तो हज़ारों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें आपको मिले। इन हायर क्लास यू विल लर्न अबाउट टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल। हायर क्लास में आपको इसकी और ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा कैसे करना है। इट इज़ सफिक्स टू से हेयर, तो बहुत आसान शब्दों में बोलें तो करना क्या, करना ये आपने सबसे पहले केमिकल कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने उसको सेपरेशन टेक्निक के द्वारा सेपरेट करना है, दूसरे शब्दों में बोले तो प्यूरीफाई करना। तो सबसे पहले आप एक्सट्रैक्ट करेंगे कंपाउंड, उसके बाद आप सेपरेशन टेक्निक से अलग कर लेंगे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंपाउंड। तो दूसरे शब्दों में बोलें, बिल्कुल आसान शब्दों में, आपने आइसोलेट किया, एक्सट्रैक्ट किया मीन्स आइसोलेट किया, पृथक किया, देन प्यूरीफाई। और जब आपने उसको आइसोलेट करने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद सेपरेट कर लिया है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंपाउंड से, तो एक तरह से आपने उसको प्यूरीफाई कर लिया। अब उसकी आप केमिकल एनालिसिस कर लेंगे। केमिकल एनालिसिस कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या है और उसका प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या है। देन द कंपाउंड गिव अस द एन आइडिया ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूले का पता लग गया, साथ में प्रोबेबल स्ट्रक्चर कि उसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है।
All the carbon compounds that we get from the living tissue can be called as biomolecule. तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स, ध्यान दीजिएगा, कार्बन के कंपाउंड्स हैं, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स we get from living tissue are can be called as biomolecule. All the carbon compounds that we get from living tissue are called biomolecules. However, living organisms have also got the inorganic elements. तो यहाँ पे तो ऑर्गेनिक का एक तरह से पता लगा, all the organic compounds that we get from living tissue, carbonic compounds that we get from living tissue called as biomolecule. However, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होंगे, एलिमेंट्स होंगे, हम उनका कैसे पता लगाएंगे? तो स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी परफॉर्म। तो ये जो अभी हम लोगों ने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड वाला किया था एक्सपेरिमेंट, उसी से मिलता जुलता एक एक्सपेरिमेंट हमको करना होगा, उसी से मिलता है लेकिन डिस्ट्रक्टिव है, हैज़ टू बी डन। तो हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट और करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे? इसमें 1 वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, स्मॉल टिश्यू हम लोगों ने लिया, उसको हम लोगों ने वे कर लिया, तोल लिया। तो जब पहले हम लोगों ने वे किया है वो उसका कहलाएगा फ्रेश वेट। जब आपने टिश्यू लिया और उसको तोल लिया तो वो कहलाएगा फ्रेश वेट। अब आपने इसको हॉट एयर लगा के इसको आपने ड्राई कर लिया, इस पर हॉट एयर अप्लाई करी तो जितना भी इसका मॉइस्चर कंटेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा। अब आपने फिर से उसको ड्राई करने के बाद आपने उसका वे कर लिया तो वो कहलाएगा ड्राई वेट। तो पहले आपने लिविंग टिश्यू लिया, लीवर लिया, आपने उसका वे कर लिया 1 किलो, फिर आपने उसको ड्राई कर लिया, वेट किया, वेट निकला आपका 700 ग्राम। तो फ्रेश वेट और ड्राई वेट होने के बाद अब आप उसको क्या करेंगे? फुल्ली बर्न कर देंगे। जब पूरी तरह से जला देंगे तो जितना भी उसमें कार्बन बचा था वो कार्बन इवेपोरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO2 and H2 एंड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड दैट इज ऐश, भस्म, राख। नाउ इस ऐश का जब आप एनालिसिस कर लेंगे तब आपको केमिकल एलिमेंट्स का पता लग जाएगा। तो जब हम लोग एलिमेंट्स का हम लोग परफॉर्म करते हैं पता लगाने के लिए रिएक्शन, तब हम केमिकल कंपोजिशन ये वाला हम लोग करेंगे तो हम लोग को एलिमेंट्स का पता लग जाएगा। और कंपाउंड का जब हम लोग पता लगाना चाहेंगे कंपाउंड उसमें कौन से मिलना है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स तो पता लग गए। जब हम कंपाउंड की एनालिसिस करेंगे तो एसिड सलूबल पूल वाला जो हम लोगों ने पहले वाला किया था एक्सपेरिमेंट, उसमें एसिड सलूबल पूल में डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, उसके अलावा उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आपको एसिड सलूबल पूल में मिलेंगे। एसिड सलूबल पूल में आपको फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब कार्बोनेट, ये सब मिलेगा। तो जब आप कंपाउंड का पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं तब आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह के कंपाउंड का पता लग जाता है, और जब आप एलिमेंट का पता लगाते हैं तब आपको एलिमेंट का पता लग जाता है। तो देखिए कह रहा है हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड स्लाइटली डिफरेंट। आपने एक्सपेरिमेंट किया, लिया आपने टुकड़ा भाई टिश्यू लिया आपने लिविंग, उसके बाद वे कर लिया, वे करने के बाद 1 वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू कॉल्ड एज फ्रेश वेट, वेट वेट एंड ड्राइड, आपने ड्राई कर लिया, ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स अस ड्राई वेट। तब आपका ये ड्राई वेट हो गया, पहले वेट वेट था। नाउ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न कर दिया, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं गैसियस फॉर्म में निकल गए, रिमूव। व्हाट इज रिमेनिंग बिहाइंड इज कॉल्ड एज ऐश। दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इस ऐश का आपने एनालिसिस कर लिया तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का पता लग गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर आप पता लगाना चाहते हैं लाइक सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट एटसेट्रा आर आल्सो सीन इन एसिड सलूबल पूल। तो जब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब पता लगाया था तभी आपको इनऑर्गेनिक का साथ में पता लग जाएगा, वो क्योंकि एसिड सलूबल पूल में आ गए थे। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स अस एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ। इसलिए जब हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं तब एलिमेंट्स का पता लग जाता है कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम कितने हैं। और जब आप कंपाउंड्स की एनालिसिस करते हैं तब आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक घटकों का, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता लग जाता है जो लिविंग टिश्यू में होते हैं। फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तब आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड। एल्डिहाइड ग्रुप आप जानते हैं, कीटोन ग्रुप आप जानते हैं। अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तब आप एल्डिहाइड ग्रुप का पता उसमें लगा सकते हैं, कीटोन ग्रुप का पता लगा सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स का पता लगा सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू,
वी शैल क्लासीफाई उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं इनटू अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड, तब हम उसको उस हिसाब से नज़रिए से देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अमीनो एसिड्स पे। तो उससे पहले आपको क्या याद रखना है, उससे पहले आपको ईए वाली टेबल जरूर याद कर लेनी है। इस टेबल में बता रहा जी अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन कितना है, कार्बन कितना। अर्थ क्रस्ट में 0.14, कार्बन 0.03, और यहाँ पे 0.5 9.5 होना चाहिए, इसको 9.5 कर लीजिए। ह्यूमन बॉडी में कार्बन 18.5, ऑक्सीजन 65। तो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू नॉन लिविंग थिंग, किसी भी लिविंग में। नाइट्रोजन वेरी लिटिल 3.3, इन तीनों का सम टोटल करेंगे तो नियर अबाउट 96% आ जाएगा। ठीक है जी। सल्फर 0.03, यहाँ पे 0.3, तो सल्फर 0.03 0.3। अब देखिए सोडियम 2.8, 0.2 सोडियम किस में ज़्यादा है, नॉन लिविंग में। कैल्शियम 1.5 3.6, कैल्शियम किस में ज़्यादा, नॉन लिविंग में। मैग्नीशियम 0.1, यहाँ पे 2.1, मैग्नीशियम किस में ज़्यादा है, नॉन लिविंग में। सिलिकॉन 27.7, सेकेंड हाईएस्ट 27.7 सिलिकॉन, यहाँ नेग्लिजिबल। तो ये कुछ बातें हैं जो अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इसको आप इस टेबल को रट लीजिए। इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कभी भी किसी भी नीट में। हालांकि पिछले 3-4 साल से आया नहीं है, लेकिन किसी भी नीट में कहिए इसी बार आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए। तो हाइड्रोजन 0.14 0.5 एज सच NCERT सेइंग, 9.5 जो मैं आपको फिगर दे रहा हूँ। कार्बन 0.03% 18.5, ऑक्सीजन 46.6 65.0। अब देखिए सम टोटल करिए ना इसका, अगर आप 0.5 कर रहे हैं तो ये 100% बन रहा, नियर अबाउट नहीं बन रहा। इसका करिए 4630 इधर भी नहीं बन रहा। चलो क्या, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जो है वो 9.5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग इस टेबल को आप रट लीजिए। चलिए आगे चलें, अमीनो एसिड्स पे आते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लें कुछ, अगर हम लोग के पास हो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर हम लोग को करनी है, तो इसके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बायोमोलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आर करेक्ट। कार्बन एंड हाइड्रोजन परसेंटेज इज मोर इन ह्यूमन बॉडी देन इन अर्थ क्रस्ट, ठीक बात है। सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन नेग्लिजिबल अमाउंट इन लिविंग, वेयर एज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट अबाउट 27, ठीक बात है। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग, ठीक बात है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम इन देम देन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, नो। नॉन लिविंग में ज़्यादा होगा कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम देन लिविंग। तो ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट 4, ऑल एक्सेप्ट 4 इज द आंसर, राइट चॉइस। ठीक है, इस तरह से देखिए क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये लिस्ट तो मैंने आपको कहा ही है कि आप रटें। आउट एनालिसिस में पूछा जा सकता है कि भाई जब आपने एनालिसिस करी थी तब कौन से किसको यूज़ किया था स्लरी बनाने के लिए, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूज़ किया था, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन हैज़ ओनली 4 टाइप ऑफ कंपाउंड्स, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। क्या वो भैया, एसिड सॉल्युबल पूल में थाउजेंड्स ऑफ आपको मिल रहे हैं। एसिड इनसॉल्युबल, हाँ एसिड इनसॉल्युबल में हैज़ ओनली 4 टाइप्स, एसिड इनसॉल्युबल में केवल 4 तरह के, हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप, एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। द कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर बायो माइक्रोमोलिक्यूल, कंपाउंड दैट प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर बायो मैक्रोमोलिक्यूल, नॉट माइक्रो। सो ये हमारा स्टेटमेंट जो है गड़बड़ है, यही हमारा जवाब है, क्योंकि हमसे पूछा गया विच वन इज इनकरेक्ट। मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल में सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है, वाटर 70 to 90%, उसके बाद प्रोटीन 10 to 15%, ठीक है जी। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं, न्यूक्लिक एसिड आपके 5 to 7% मिलता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आयन मिलते हैं 3 to 1, ये याद कर लीजिएगा।
ठीक है, ये देखिए ना, ये देखिए वाटर कितना है 70 to 90%, प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2, न्यूक्लिक एसिड 5.7, आयंस 1। ठीक, डोमिनेंट इंट्रासेलुलर कैटाइन और द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटाइन, सबसे ज़्यादा इंट्रासेलुलर कैटाइन कौन सा है? पोटेशियम होता है भाई। सोडियम रेस्टिंग में सोडियम बाहर छोड़ आते हैं, पोटेशियम अंदर ले आते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें क्या मिल रहा है? पोटेशियम मिल रहा है। नो सेल कैन लिव विदाउट, एंजाइम के बगैर लिव नहीं कर सकती। जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है एंजाइम चाहिए होता है। फ्रेमवर्क एलिमेंट्स क्या है? 3 है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। द फ्रेमवर्क एलिमेंट्स आर तो फ्रेमवर्क एलिमेंट्स क्या है? फ्रेमवर्क कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर नोन एज फ्रेमवर्क एलिमेंट्स। 3 होते हैं आपके फ्रेमवर्क एलिमेंट्स। ठीक है, याद रख लीजिएगा। मेजर पोर्शन ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ड्राई वेट किसकी वजह से बन रहा है? ठीक है जी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कंटेंट सबसे ज़्यादा। ठीक, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज़्यादा होने की वजह से आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ड्राई वेट सबसे ज़्यादा इन्हीं की वजह से बन रहा प्लांट का। आगे चलूं, अब हम लोग आ गए हैं अमीनो एसिड्स पे। ठीक है जी, अमीनो एसिड्स पहले अपनी बुक का पढ़ लें, फिर इधर आते हैं। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमीनो एसिड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेम कार्बन एटम। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा या इन्होंने लिख दिया एसिडिक ग्रुप। ठीक है, कोई बात नहीं। अमाइनो ग्रुप NH2 and an acidic group COOH, carboxylic group over the same carbon पे, on the same carbon, that is alpha carbon। तो अल्फा कार्बन क्या होता है? हमारे COOH, इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नेक्स्ट जो पहला है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो इसी पे अल्फा कार्बन पे ही दोनों ये सिचुएटेड है सब्स्टिट्यूट के तौर पे। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन, हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स। इसलिए इनको हम लोग अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। तो अमीनो एसिड्स देखिए केमिकल, हम लोग केमिस्ट्री में अल्फा कार्बन उसको बोलते हैं जो कार्बोनाइल ग्रुप के जस्ट अगला हो, जस्ट नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप। अब इसमें COOH में अगला कार्बन ये, तो ये आपका हो गया अल्फा कार्बन। तो इनमें अल्फा कार्बन पे ही सब्स्टिट्यूट के तौर पे अमाइनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए इसको हम लोग अमीनो एसिड्स को हम लोग अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। ये क्या है? ये असल में मीथेन है जिनमें सब्स्टिट्यूशन हो गया। मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या है? CH4। तो CH4 में एक जगह तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो गया और एक जगह अमाइनो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो गया। एक जगह पे H एज इट इज उपस्थित है, प्रेजेंट है, और एक थर्ड पोजीशन पे R वेरिएबल ग्रुप है। ये RH भी हो सकता है, ये RCH3 भी हो सकता है, ये RC2H5 भी हो सकता है। तो देयर आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, देयर आर 4 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन। कार्बन की चारों वैलेंसी पोजीशन में 4 आपको सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स मिल रहे हैं।
दीज आर, ये क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमीनो एसिड है। तो एक तो हाइड्रोजन रहेगा हमेशा, एक अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक वेरिएबल ग्रुप है। एज आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर देयर आर मैनी अमीनो एसिड, और यही इसका क्या नेचर है यही डिसाइड कर रहा है कि कौन सा अमीनो एसिड बनेगा। ये तीन तो आपके हैं, उसके अलावा ये वेरिएबल है। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर देयर आर मैनी अमीनो एसिड्स, कई सारे अमीनो एसिड्स आपको देखने को मिलेंगे। हाउएवर दोज विच अकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स, और प्रोटीन में जो आपको मिल रहे हैं वो 20 तरह के अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं। हाउएवर दोज अकर in protein are only of 20 types. The R group in this proteinous amino acid could be a hydrogen. ये जो R ग्रुप है ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो C लिखिए H, COOH, NH2। ये R जो वेरिएबल है H हो सकता है, पहले में H, दूसरे में मिथाइल CH3 हो सकता है, तीसरे में हाइड्रोक्सी मिथाइल CH2OH हो सकता है। अगर H है तो सबसे सिंपल ये आपका अमीनो एसिड बनता है ग्लाइसिन। द अमीनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन, द मोस्ट सिंपल अमीनो एसिड ग्लाइसिन। मिथाइल ग्रुप है, अगर ये मिथाइल ग्रुप है तो ये एलानिन, और अगर ये हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो ये सेराइन। याद रख लीजिएगा, कैसे याद रखेंगे, गैस, ग्लाइसिन, एलानिन, सेराइन। ग्लाइसिन में H, एलानिन में CH3 और CH2OH आपके सेराइन में। तो ये वेरिएबल ग्रुप जो है उसमें क्या है, अगर हाइड्रोजन है केवल तो वो ग्लाइसिन, अगर एलानिन है तो वो, अगर वो मतलब हमारा एलानिन बोलना मिथाइल है, अगर हाइड्रोजन है केवल तो ग्लाइसिन। ठीक है जी, अगर हाइड्रोजन है केवल तो ग्लाइसिन, अगर CH3 है मिथाइल है तो वो एलानिन, अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो वो सेराइन। ठीक है, हाइड्रोजन तो ग्लाइसिन, अगर CH3 मिथाइल है तो वो एलानिन अमीनो एसिड हो जाएगा, और अगर वो CH2OH हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो वो सेराइन अमीनो एसिड्स है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये तीन जो दे दिए। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर एसेंशियली ऑफ द अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आर फंक्शनल ग्रुप। अब जो अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टी हो रही है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, वो किसकी वजह से है, वो इन ग्रुप्स की वजह से, या तो अमाइनो ग्रुप की वजह से जो खासियत आ रही, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से जो खासियत आ रही, और आर फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो खासियत आ रही है, उससे आपको अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप देयर आर एसिडिक। अब अगर सेम है, एक अमाइनो ग्रुप है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। दो अमाइनो ग्रुप दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप न्यूट्रल हो जाएगा। अगर एक अमाइनो ग्रुप दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो एसिडिक हो जाएगा। अगर एक एसिडिक ग्रुप और दो अमाइनो ग्रुप तो वो बेसिक हो जाएगा। तो बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप देयर आर एसिडिक अमीनो एसिड सच एज ग्लूटामिक एसिड, बेसिक, लाइसिन एंड न्यूट्रल वेलिन अमीनो एसिड्स। तो ये अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड हो सकता है, बेसिक अमीनो एसिड हो सकता है, या न्यूट्रल अमीनो एसिड हो सकता है। न्यूट्रल अमीनो एसिड में न्यूट्रल में एक एक होगा, एक अमीनो ग्रुप एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बेसिक में बेसिक ग्रुप ज़्यादा होंगे, अमीनो ग्रुप इन कंपैरिजन टू एसिडिक ग्रुप ज़्यादा होंगे, तो दो अमीनो ग्रुप होगा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और एसिडिक में एसिडिक ग्रुप ज़्यादा होंगे, बेसिक ग्रुप कम होंगे, पता लग रहा है दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एक अमीनो ग्रुप है। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स आर आल्सो प्रेजेंट। टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान, इनको रख लीजिए। पूछा जाता है आपसे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलानिन। A particular property of amino acid is ionizable nature of amino group and CH group। अब एक खास इसकी विशेषता है कि ये आयनाइजेबल है, ये ग्रुप जो है इनका आयनाइजेशन हो सकता है। तो आयनाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, हेंस इन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, अलग अलग तरह के पीएच में स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड गेट चेंज। अलग अलग पीएच के सोल्यूशन में इनका चेंज होता रहेगा स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का। तो देखिए यहाँ पे इसने
ये बना दिया। बी है हमारा ज्यूटराइन। अमीनो एसिड ज्यूटराइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। और इधर की तरफ हम चले, जब कंडीशंस आपकी हुई कैसी, पीएच कम या ज़्यादा होने पे स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो अब बाहर अगर एच ज़्यादा है, बाहर एसिडिक है, तो ये H प्लस आयन ले लेगा, गेन कर लेगा। H प्लस आयन ये गेन कर लिया तो ये इस फॉर्म में आ गया। इधर की तरफ आप चल रहे हैं जब बाहरी कंडीशन एसिडिक है, एसिडिक कंडीशन पे ये इस तरह के फॉर्म में है, और बेसिक कंडीशन पे जब एक्सटर्नल मीडियम में हाइड्रोजन आयन कम है, हाइड्रोजन आयन कम है तो ये अपना हाइड्रोजन आयन दे देगा उसको, तब ये इस फॉर्म में है। और बाहर के कंडीशन में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो उससे हाइड्रोजन आयन ले लेगा, हाइड्रोजन आयन ले लेगा तो इस फॉर्म में। ठीक है जी। तो डिपेंड करता है ज्यूटराइन। ज्यूटराइन वो होता है, ज्यूटराइन हम लोग उसको बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कि आप टोटलिटी में देखेंगे अगर इसको मॉलिक्यूल को, तो इस पर चार्ज नहीं है। लेकिन इसके अगर आप टोटलिटी में ना देखें तो आप देखेंगे लेफ़्ट पोर्शन और राइट पोर्शन पे चार्ज है। लेकिन अगर टोटलिटी में देखेंगे तो चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता। लेकिन अगर आप उसको सेगमेंट्स में देखेंगे तो उस पर आपको चार्ज पता लगेगा, तो वो कहलाता है ज्यूटराइन। और ज्यूटराइन जिस पीएच पे अमीनो एसिड ज्यूटराइन फॉर्म में होता है उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। ये दो बातें हैं जो आपने याद में रखनी है। ये हो गया आपका अमीनो एसिड के बारे में जानकारी। तो एक बार उधर देख लें हम लोग के पास क्या है अपने खाते में आपको अमीनो एसिड। तो ये मैंने आपको बोला था कि भैया अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा क्यों बोल रहे हैं, तो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अल्फा पोजीशन रेफर्स टू द फर्स्ट कार्बन एटम दैट अटैच टू अ फंक्शनल ग्रुप। पहला कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, सच एज कार्बोनिल, जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप से। द सेकेंड कार्बन एटम इज कॉल्ड बीटा, उसके बाद जो सेकेंड होगा बीटा कहलाएगा। ये मैंने आपको अभी बताया ही था। अमीनो एसिड सब्सटीट्यूटेड मीथेन है, ठीक है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन है, आर वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है केवल। मोस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान है। ये लिख लीजिए आप अपनी एनसीईआरटी में, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रिप्टोफान है। फर्स्ट डिस्कवर्ड अमीनो एसिड कौन सा, फर्स्ट डिस्कवर्ड अमीनो एसिड एस्पेराजीन है, ठीक है। ऑल अमीनो एसिड्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सम एडिशनली कंटेन सल्फर, सल्फर सिस्टीन और मिथ्योनिन में मिलता है। तो जितने भी अमीनो एसिड हैं सब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बने। ये छोटे छोटे पॉइंट लिख लीजिए अपनी एनसीईआरटी में, खोल के बैठा करिए जब भी लिया करिए लेक्चर, तो लेक्चर के बीच बीच में लिखते रहिए। चलिए, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कौन से हैं, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। वहाँ पे आपका वेलिन का एग्जाम्पल आपको दे रखा है, लेकिन ये 5 होते हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। लिखिए, लिखो, चलो आगे चलें। एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं, दिस अमीनो एसिड्स हैव एन एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो मोनो अमाइनो ग्रुप 1 है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 है। ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, एस्पेराजिन, ग्लूटामिन। बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं, जिनमें एडिशनल अमीनो ग्रुप हो, डाई अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक, आर्जिनिन, लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन हमारे आर्जिनिन और लाइसिन हमारे बेसिक हैं। वहाँ पे लाइसिन का एग्जांपल दे रखा है। सल्फर कंटेनिंग खूब पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर दूसरे साल पूछते हैं, तीसरे साल वो लोग ये पूछते हैं। इसको याद रखिए, क्या पता ये 2022 में आपसे यही आ जाए। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन से, सिस्टीन और मिथ्योनिन है। तो आपको ये बना के दे सकता है ना। एल्कोहलिक अमीनो एसिड कौन सा, एल्कोहलिक सिराइन और थ्रियोनिन है। एरोमेटिक कौन से हैं, एरोमेटिक फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन है, ये आपकी बुक में मेंशन है। हेट्रोसाइक्लिक हिस्टिडीन, प्रोलिन। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन वो दे सकता है ना, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ उसने लिखा कि कॉलम 1 में एरोमेटिक अमीनो एसिड, कॉलम 2 में आपके सिराइन, थ्रियोनिन, फिर कॉलम ए में आपका एल्कोहलिक अमीनो एसिड, फिर कॉलम 2 में फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फिर कॉलम ए में हम लोग का सल्फर कंटेनिंग, फिर उधर सिस्टीन, मिथ्योनिन। तो आपको मैच करना होगा। तो ये आपको एरोमेटिक याद होने चाहिए, बिल्कुल एल्कोहलिक याद होने चाहिए, और आपको
सल्फर कंटेनिंग याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में बेसिक आर्जिनिन लाइसिन, तो मतलब एक तरह से इनको लिख लीजिए, रट लीजिएगा, फील गुड फैक्टर भी आता है। ऑल अमीनो एसिड्स बात हो गई। प्लांट कैन सिंथेसाइज ऑल द प्रोटीन अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड बाय देम, एनिमल कैन नॉट मैन्युफैक्चर। प्लांट सभी बना सकता है, एनिमल नहीं बना सकता। तो एनिमल जो नहीं बना सकता वो डाइट पर निर्भर हो जाता है, वो उसके लिए इसेंशियल अमीनो एसिड हो जाते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोस विच कांट बी सिंथेसाइज बाय एन ऑर्गेनिज्म, एनिमल के द्वारा वो इसेंशियल हो जाते हैं। द अमीनो एसिड which cannot be synthesized by animal through transamination are called essential amino acid. The essential amino acid must be present in diet. These are, ये कौन कौन से हैं? ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन, ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलानिन, लाइसिन एंड मिथ्योनिन। तो ये मेरी पॉज करके यहाँ से नोट कर लीजिएगा। इल वैल्यू MTP, ये आपको एक शॉर्ट फॉर्म मैंने दिया है याद रखने को इसेंशियल अमीनो एसिड्स को। तो इल वैल्यू, I स्टैंड फॉर आइसोल्यूसिन, L स्टैंड फॉर IL stands for isoleucine, L stands for leucine. Isoleucine, leucine, valine, methionine, tryptophan, phenylalanine। ठीक है जी, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन हो गया, वेलिन हो गया, ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलानिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलानिन, लाइसिन एंड मिथ्योनिन। ये हो गए आपके एसेंशियल अमीनो एसिड। इसके आगे वाली बात है जो बहुत महीन है, खुद ही पढ़ लीजिए। ह्यूमन एडल्ट्स रिक्वायर एन एडिशनल एसेंशियल अमीनो एसिड थ्रियोनिन। ह्यूमन एडल्ट्स में थ्रियोनिन नहीं बनता, वाइल्ड चिल्ड्रन में, लेकिन जब वो चाइल्ड होता है, चिल्ड्रन होता है, तब दो और, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, दीज आर कॉल्ड सेमी एसेंशियल। इनको हम लोग सेमी एसेंशियल बोलते हैं। तो ह्यूमन एडल्ट में इसके अलावा थ्रियोनिन नहीं बनता, और चाइल्ड जब वो होता है तब वो आर्जिनिन और हिस्टोडीन नहीं बना पाता। अब हम लोग आ रहे हैं ज्यूटाराइन पे। इसको समझ लीजिए ज्यूटाराइन क्या है। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज आयनाइजेबल नेचर, आयनाइजेशन हो सकता है NH2 ग्रुप का, COH ग्रुप का। हेंस इन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ चेंजेस, देयरफॉर अमीनो एसिड्स आर कैन फॉर्म ज्यूटाराइन। तो pH वैल्यू यहाँ पे देखिए क्लियर है बिल्कुल, pH वैल्यू बढ़ी तो बाहर H+ बढ़ा, बाहर H+ अगर बढ़ेगा, हायर pH वैल्यू H+ बढ़ेगा तो pH वैल्यू कम होगी, इधर की तरफ आइए। लो pH पे क्या है, अगर बाहर की तरफ pH ज़्यादा है तो ये H+ आयन बाहर से ले लेगा, H+ आयन ले लिया, ठीक है। ये लो pH पे देखिए इस फॉर्म में है। और हाई pH पे, हाई pH का मतलब बेसिक कंडीशन, बाहर की तरफ H+ की कमी है, तब ये अपना H+ दे देगा, तो NH2 में हो गया। ये क्लियर हो गई बात। तो लो pH, हाई pH ये लिख लीजिए अपनी बुक में, तो समझ लीजिए लो pH पे ये बेसिक फॉर्म में है और हाई pH पे ये एसिडिक फॉर्म में, ठीक है। काउंटर करेगा ना उसको। और अगर टोटलिटी में आप देखेंगे ज्यूटाराइन, तब उस पर चार्ज नहीं है, आगे इस चीज़ को एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। व्हाट इज ज्यूटाराइन? ज्यूटाराइन क्या है? द मॉलिक्यूल एज अ होल हैज़ नो चार्ज। मॉलिक्यूल एज अ होल हैज़ नो चार्ज, but looking at its different section, the charge can be positive or negative. Or deuterion is a molecule with both positive and negative charge but a net charge of 0, तो वो कहलाता है deuterion। क्लियर हो गया होगा आपको। The pH at which amino acid exists as a deuterion is called its isoelectric point। ये एक दो बातें हैं जो मैंने बोला, आप अपने उसमें लिख लो। चलिए, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड आपको पता ही है, ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, क्योंकि R वहाँ पे वेरिएबल ग्रुप क्या है? H है। बिल्कुल सिंपल सी बात। चले आगे, चलिए। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से? सिस्टीन और मिथ्योनिन है। रट लो बेटा, ये जरूर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक? एसिडिक का एग्जाम्पल कौन है? ग्लूटामिक, एस्पार्टिक, बोथ B and C। द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान इज द प्रिकर्सर ऑफ सिंथेसिस ऑफ। ट्रिप्टोफान से किसका प्रिकर्सर है ये सिंथेसिस का? सेरोटोनिन और मिलेटोनिन का। तो ट्रिप्टोफान इज द प्रिकर्सर ऑफ मिलेटोनिन एंड सेरोटोनिन, रट लीजिएगा। ये शायद आपका उसमें दिया हुआ है हार्मोन वाले चैप्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गिवन फार्मूला इज इन्वॉल्व इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट अमीनो एसिड। 2 ग्रुप कौन से होते हैं? COH ग्रुप और NH2 ग्रुप होता है। तो हमारा फर्स्ट एंड 3 आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे ना, अभी देखा नहीं है कि पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है
तो COOH और NH2 ग्रुप के बीच में बनता है। द साइड चेन ऑफ डैश 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 अमीनो एसिड कंटेन सल्फर, तो सल्फर कंटेनिंग कौन से हैं? 2 ही हैं, सिस्टीन मिथ्योनिन, तो आप मिस्टीन उसमें से मिथ्योनिन याद है रखा, मिथ्योनिन को टिक कर दीजिए। अब बेसिक अमीनो एसिड कौन से हैं हमारे? आर्जिनिन और लाइसिन, 2 हैं। लाइसिन इज अ बेसिक अमीनो एसिड बिकॉज इट हैज बेसिक साइड चेन एंड न्यूट्रल पीएच। ठीक है जी। अमीनो एसिड प्रेजेंट इन हिस्टोन्स आर, हिस्टोन्स में कौन से मिलते हैं? आर्जिनिन लाइसिन मिलते हैं। आर्जिनिन एंड लाइसिन आपको हिस्टोन्स प्रोटीन में मिलते हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। यहाँ पे दे रहा है सी, अमेंडमेंट कर दूँ मैं इसको, वरना आगे भी कंफ्यूजन बच्चों को होगा। इसको कर दिया मैंने अब बी। ठीक, चलिए। अमीनो एसिड्स आर मोस्टली सिंथेसाइज फ्रॉम, ज़्यादातर अमीनो एसिड का सिंथेसिस कैसे हो रहा है ये हम लोग देखेंगे अपना किस चैप्टर पे? हम लोग पढ़ेंगे अपना मिनरल्स वाले चैप्टर में। देखिए वहाँ पे दे रखा ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस है, और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से पहले ग्लूटामेट बनेगा, फिर उससे दूसरे अमीनो एसिड बनते हैं। इसी तरह से एस्पार्टिक एसिड, हमारा एस्पार्टिक एसिड बनता है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड से, और दूसरे बनते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड दे रखा है, इसको टिक लगाइए, आगे बढ़िए। टायरोसिन प्रिकर्सर, बात हो चुकी पहले, टायरोसिन प्रिकर्सर है किसका? अमीनो एसिड विद एरोमेटिक साइड चेन। एरोमेटिक कौन कौन से हैं? ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, रट लीजिए, जरूर आता है। फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, इसको टिक लगा लीजिए, 4 नंबर जेब में डालिए, आगे बढ़िए। Which of the following acid has to be supplemented in the diet? इल वैल्यू MTP, इल वैल्यू MTP में आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, इल वैल्यू वेलाइन, फिनाइल एनालिन दे रखा, फिनाइल एनालिन को टिक लगा, ये सप्लीमेंट होना चाहिए डाइट में। इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है ये पूछ रहा है दूसरे शब्दों में। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड एट हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस में है भैया? कौन कौन से थे आपके? अपने सिराइन और थ्रियोनिन थे हमारे एल्कोहलिक, लगाइए टिक, आगे बढ़िए। तो ऑप्शन सिराइन, ठीक है जी, सिराइन और थ्रियोनिन में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इनको पहचानिए, पहचान लीजिए, चलिए। ये वाला H है, यहाँ पे आपका CH3 है, R जो वेरिएबल था CH3 है, R वेरिएबल H है, R वेरिएबल ये आपका ग्लाइसिन, ये है आपका एलानिन, ये है आपका सिनाइन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपका फंडा वो देख सकता है, या ये अब डायग्राम नहीं देता आपको, अगर ये वैसे तो दे सकता है ये, अगर नहीं दे रहा तो आपसे पूछ सकता है कि भाई जहाँ पे हाइड्रोजन वेरिएबल ग्रुप का सब्स्टिट्यूट है, जहाँ पे मिथाइल, जहाँ पे हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो क्या क्या वो कहलाएंगे? तो ये है हमारा एलानिन, ये है ग्लाइसिन, ये है सिराइन, एलानिन ग्लाइसिन सिराइन, ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, चलिए आगे। द टर्म नॉन इसेंशियल वो है जो बना सकता, सिंथेसाइज इन बॉडी, दैट आर द नॉन इसेंशियल। ऑल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉमन टू लिविंग बीइंग एक्सेप्ट, छोड़ो। पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, देखते हैं। अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ठीक है। ग्लिसरॉल इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। एलानिन इज सिंपलेस्ट, ये गलत है। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट है, ठीक है ना। तो गलत स्टेटमेंट क्या है? यही गलत स्टेटमेंट है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। न्यू अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये अभी पढ़ा नहीं है तो इसको भी छोड़िए, ये भी अभी बाहर है हम लोग के। अब हम लोग आ गए लिपिड्स पे, हम लोग का अगला जो टॉपिक है लिपिड्स, ठीक। तो लिपिड्स यहाँ से पढ़ें, इससे पहले अपनी NCERT तो भज लें भैया, जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो ये आके अमीनो एसिड्स ख़त्म, ठीक। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आ गए, बायोमोलिक्यूल के लिपिड्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिपिड्स, ओके। ब्रेक ना ले लें।
तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये आपका यहीं पे ख़त्म होता है आपका अमीनो एसिड्स और इंट्रोडक्टरी सेक्शन। नेक्स्ट में हम लोग लिपिड की बात करते हैं। तो तब तक आप लोग भी एक बार इसको पढ़िए, रिवीजन करिए, रटिए और आइए क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपना क्वेश्चन बैंक लगा के लिपिड से हम लोग चालू करते हैं। तो ठीक जी, आज के लिए इतना काफ़ी। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड लक, गुड बाय। अगर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छे लग रहे हैं मेरे लेक्चर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद लिपिड्स के साथ। थैंक यू।